गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में जो एनाटॉमी की हमने स्टडी की थी उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन सा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के अलावा एक ब्रोंकियल ट्री आता है उसके अंदर, जिसमें ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्विलाई होती हैं। इसके अलावा लंग्स और प्लूरा। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया को हम नॉर्मल शब्दों में विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है ना, हमारे नेक में दो पाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, विंड पाइप नॉर्मल शब्दों में, और फूड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप है ट्रेकिया, और फूड पाइप क्या है? ईसोफेगस, जिसको हम बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो ट्रेकिया एक विंड पाइप है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक ट्यूब के समान संरचना है, जिसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी उसका जो डायामीटर होता है तो लगभग इतनी वो मोटी होगी, और 12 सेंटीमीटर के आसपास इतनी वो लंबी होगी पूरी नेक के अंदर। अच्छा, शुरू कहाँ से होती है? जस्ट आफ्टर लेरिंग्स। ठीक है ना, जो लास्ट पार्ट हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का देखा था, लेरिंग्स, ठीक है ना, उसके जुड़ी हुई होती है, तो उसके जस्ट बाद से ये ट्रेकिया शुरू होगी और फिर नीचे तक जाएगी। कहाँ तक? T5 थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है ना, तो थोरेसिक वर्टिब्रा लगभग साथ यहाँ पर आएगा 5th नंबर पे, वहाँ तक ये होती है, एक छोटी सी पाइप होगी। अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी स्पेशल होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर लेरिंग्स था, इसके बाद में ये ट्रेकिया शुरू हुई, और यहाँ तक जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाती तब तक का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ठीक है, अच्छा, ट्रेकिया की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्पेशल है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ना, ये इसमें बीच में ये निशान से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, ये स्पेशल कार्टिलेज होती है। ठीक है ना, तो ट्रेकिया इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू एंड इज हेल्ड ओपन बाय 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, तो 3 लेयर का टिश्यू है और ये हमेशा खुला रहता है। जैसे नॉर्मल पाइप कई बार दब जाती है ना, वैसे ये पिचकती नहीं है। क्यों नहीं पिचकती? जैसे जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, वो पिचक जाती है, बट ये नहीं पिचकती, क्योंकि इसके अंदर सी शेप्ड रिंग होते हैं कार्टिलेज के। ठीक है ना, अच्छा, ये जो रिंग होते हैं इसका मेन काम यही है कि इसको पिचकने से बचाए, ताकि हवा हमेशा आती रहे जाती रहे, कभी भी एयरवे ब्लॉक ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए ये रिंग होती हैं। अच्छा, ये जो कार्टिलेज होती हैं ये किस में एम्बेडेड होती हैं? स्मूथ मसल्स के अंदर। ठीक है ना, मसल्स होती हैं इसके साथ, पीछे का जो पूरी ये गोल नहीं होती, इस टाइप की होती हैं। आगे तो रिंग है, पीछे यहाँ पर मसल्स लगी हुई हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये इनकम्प्लीट होती हैं, और इन मसल्स के द्वारा ये खींच के कई बार इस डायमीटर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो मसल्स उसको कम ज़्यादा कर सकती हैं डायमीटर को, और ये कंट्रोल कौन करेगा? अगेन ब्रेन। ठीक है ना, ब्रेन से मैसेज आते हैं कि इसका डायमीटर कम रखना है या ज़्यादा रखना है। ठीक है ना, अच्छा, इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है ना, जो इस पाइप के चारों तरफ इसको सेफ रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और सबसे अंदर की साइड में अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी होगी? वही वाली सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है ना, सीलिया के बारे में मैंने आपको बताया था, सीलिया लगातार ऐसे मूव करते रहते हैं, और यहाँ के जो सीलिया हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेंगे, ताकि जो भी म्यूकस है, बलगम है, वो बाहर की तरफ आता रहे। ठीक है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्रेकिया की अंदर की साइड में। मेनली इसके अंदर क्या क्या हुआ? एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की साइड में, बीच में मसल्स, सी शेप्ड रिंग्स और कनेक्टिव टिश्यू, इनके द्वारा ये जो ट्रेकिया होती है वो बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया यदि देखें तो ट्रेकिया मेनली क्या काम करती है? सबसे पहला सपोर्ट एंड पेटेंसी।
मतलब ये जस्ट एक रास्ता प्रदान करती है हवा को आने जाने के लिए, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करती। और इस हवा के रास्ते को पेटेंट बनाए रखती है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? खुला, कि ये कभी भी पिचकता नहीं है, ठीक है ना। गर्दन चाहे हम ऐसे मोड़ें कैसे भी करें, हमेशा ये खुला हुआ रास्ता प्रदान करती है ताकि हवा हमेशा फ्लो सही बना रहे, रुके नहीं, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया इसका? सपोर्ट एंड पेटेंसी, कि इस रास्ते को खुला रखना और एयर को इन एंड आउट आने जाने के लिए एक रास्ता, कंटिन्यूअस रास्ता बना के देना, पहला काम हो गया। अच्छा, दूसरा है म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर। म्यूकोसीलियरी एस्केलेटर क्या है कि इसके अंदर सीलिया है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो जो भी अंदर बलगम वगैरह जमता बन रहा है या म्यूकस बन रहा है और बाहर से जो हमारे हवा जा रही है, तो उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल थोड़ा बहुत, वैसे तो हर जगह फिल्टर होके जाता है, बट फिर भी कुछ वहाँ पहुँच जाए तो वो उस म्यूकस के वहाँ चिपकेगा और वहाँ से म्यूकोसीलियरी एक्शन के द्वारा वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा और जो लंग्स है उसके अंदर कचरा किसी भी टाइप का नहीं जाने पाएगा। तो वो काम भी ये करती है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसीलियरी एक्शन, ठीक है ना, एक या एस्केलेटर। तो उसके द्वारा लगातार जो म्यूकस है वो ऊपर की ओर आता है, लैरिंग्स के बाद फिर वो निगल लिया जाता है और हमारे पेट में चला जाता है, वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, जैसे सिंपल पानी की तरह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कफ रिफ्लेक्स होता है इसके अंदर। कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? ये भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, कि जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़, खाने का पार्टिकल या इवन कोई लिक्विड हम ले रहे हैं और वो गलती से वुड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जो उसका जो एपिग्लोटिस है वो वैसे तो बंद होता है जब हम खाते या पीते हैं, बट हंसते या बोलते समय किसी कारण से वो ओपन हो जाए और उस समय उसमें कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो क्या होगा? वैसे तो चोकिंग हो जाता है, बट कफ रिफ्लेक्स हमारी उससे रक्षा करता है कि जैसे ही वो ट्रेकिया तक पहुंचेगा तो ट्रेकिया की जो नर्व्स हैं वहाँ पर वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाएंगी और वहाँ से कफ रिफ्लेक्स उत्पन्न होगा, ज़ोर से हमें खांसी आएगी और वो जो पार्टिकल है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कफ रिफ्लेक्स होता है जो ट्रेकिया करती है, ठीक है ना। लैरिंग्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ आराम से वहाँ चली जाती है, बट वहाँ से नॉर्मली हमें खांसी करके वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इवन अगर लिक्विड भी चला जाए तो भी वो खांसी आएगी। जैसे कई बार डूब जाते हैं ना तैरते हुए, तो जैसे ही वो पानी ट्रेकिया में टच होगा तुरंत खांसी आएगी और कोशिश करेगा कि वो बाहर निकाल दे, ठीक है। तो ये होती है कफ रिफ्लेक्स। इसके अलावा बाकी जो काम है जैसे वार्मिंग ऑफ द एयर, ह्यूमिडिफाइंग ऑफ द एयर एंड फिल्टरिंग ऑफ द एयर, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो इतने काम हो गए हमारे ट्रेकिया के। अब नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो आता है ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। अब ब्रोंकियल ट्री को आप ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है। आप लोगों ने कप सिरप की बोतल पे देखा होगा एक, ठीक है ना, ट्री सा बना होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ट्रेकिया के बाद जो ये सिस्टम है जिसमें से हवा अंदर लेके जाते हैं वो लाइक ए ट्री होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, उल्टा ट्री, ठीक है ना। इसकी जो मेन तना है ट्रेकिया को मान ले वो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, जबकि पेड़ में उल्टा होता है ना, नीचे तना होता है ऊपर शाखाएं होती हैं। तो उस ब्रांच स्ट्रक्चर को हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें बहुत सारी ये पाइपें होती हैं जो ट्रेकिया के बाद डिवाइड सब डिवाइड ऐसे होती हैं और पाइप छोटी 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 होती जाती है और लास्ट में एल्वियोलाई तक हवा या जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, इनको हम अलग अलग नाम देते हैं। एक्चुअली ये जो ब्रोंकियल ट्री है वो शुरू कहाँ से होता है? जहाँ पर ट्रेकिया खत्म होगी। ट्रेकिया कहाँ खत्म है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, और यहाँ से दो ब्रोंकस बनते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकस। वहाँ तक ट्रेकिया नाम था, अब थोड़ा सा पतला हो गया और उसका नाम हो गया ब्रोंकस। दो ब्रोंकस होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो राइट वाला राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट वाला लंग लेफ्ट लंग में जाएगा, तो दोनों में एक एक पाइप विंड पाइप चली गई, पर उसमें नाम इसका क्या हो गया? विंड पाइप ना होके इसका नाम हो गया ब्रोंकस, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ब्रोंकस हैं
ये फिर आगे सब डिवाइड होंगे। अच्छा, राइट ब्रोंकस जो होता है वो छोटा होता है 2.5 सेंटीमीटर का, और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा लंबा होता है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लंबा अंदर तक जाता है, राइट वाला थोड़ा सा अंदर जाता है, फिर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, राइट वाला जो ब्रोंकस है, तो पहले हम ब्रोंकियल वाल देख लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रोंकियल वाल जो स्ट्रक्चर बनती है ब्रोंकस की वो सेम होती है जैसे ट्रेकिया की होती है। ठीक है ना, ट्रेकिया की वाल कैसे बनी थी? सी शेप्ड रिंग है, मसल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है, और अंदर क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। सेम यही स्ट्रक्चर ब्रोंकस में होती है, बट डिफरेंस क्या है कि रिंग की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और वो पतले होने लगते हैं। ठीक है ना, ऊपर तो थोड़े मजबूत हैं बट अंदर उनका थोड़ा काम कम है, इसलिए वो थोड़े दूर दूर होंगे और साइज भी उनका पतला होगा। धीरे धीरे वो क्या होते हैं? डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर इनका यहाँ पर कम है, बाकी शेप सेम है। अच्छा, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैसे ब्रांच बनती है ट्री की, वैसे ब्रांच बनती जाती है और छोटे पतले होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये जो ब्रोंकस गया वो प्राइमरी ब्रोंकस है, फिर वो डिवाइड हो जाएगा 3-4 सेकेंडरी ब्रोंकस में। ठीक है ना, फिर वो सेकेंडरी ब्रोंकस और आगे डिवाइड हो जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टर्शरी ब्रोंकाई में, या टर्शरी ब्रोंकस भी कह सकते हैं। उनकी संख्या और ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, वो उससे भी पतले हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेंगे, वो और उससे भी पतले हैं। और फाइनली क्या बनेगा? एल्वियोलर डक्ट बनेगी, बिल्कुल बारीक, और उस एल्वियोलर डक्ट के लास्ट में एक संरचना बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है वो इस प्रकार का होता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, बेल पे लटका हुआ, इस टाइप का होता है। उसके लास्ट में छोटे छोटे ऐसे बबल जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और सिंगल लेयर का वो होता है, और उसके अंदर हवा होती है। लास्ट में आप जाके हवा वहाँ पर रुकती है और फिर वापस निकल जाती है, अंदर जाती है, वापस निकल जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है ये हमारे ब्रोंकियल ट्री की होती है। ओके। अच्छा, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिंग है वो कमज़ोर होते जाएंगे और लास्ट में ये ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएंगे? ये अप्रोक्सीमेटली जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पर कोई भी ये नहीं होंगे। बट अंदर उसके एक फ्लूइड तो रहेगा ही रहेगा, जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। और उस फ्लूइड का जो बेनिफिट होगा वो यही होता है कि वो भी जो बिल्कुल पतली एक बारीक ट्यूब बन गई उसको पिचकने नहीं देगा, कुछ न कुछ तो उसके अंदर है। ठीक है ना, थोड़ा सा फ्लूइड होगा और उस फ्लूइड के बीच में से हवा चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है ना, इस प्रकार के ये पूरा बॉडी जो लंग्स के अंदर ये हमारा ब्रोंकियल ट्री रहेगा। एक लेफ्ट साइड में बनेगा और एक राइट साइड में बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये इसमें सारा ये लिखा हुआ है कि ये कैसे कैसे बनेंगे और उनकी संरचना कैसी होगी। अच्छा, अब बात आती है लंग्स की, कि लंग्स क्या है? लंग्स क्या है कि लंग एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इस पूरे ब्रोंकियल ट्री को कवर करता है और इसको सपोर्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि हवा में तो वो लटका नहीं रहेगा, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है हमारे ब्रोंकियल ट्री की, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लंग्स बोलते हैं, वो इस पूरे ट्री को कवर करता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारे बॉडी में कितने लंग्स होंगे? 2। ठीक है, एक लेफ्ट साइड का लंग और एक राइट साइड का लंग। ठीक है। अच्छा, बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर हार्ट होता है। ठीक है, जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर होता है। तो इन चीज़ों को यदि हम ध्यान से देखें तो इससे पता लगेगा कि जो लेफ्ट साइड का लंग होगा वो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि वहाँ पर हार्ट के लिए जगह है, और राइट साइड का लंग बड़ा होगा, और लोब उसमें 3 होंगे। ठीक है, 3 उसमें लोब होती हैं, और जबकि लेफ्ट वाले के अंदर 2 लोब होती हैं। ठीक है ना, ये लंग्स का डिफरेंस है। और ये स्पॉन्जी टिश्यू है। स्पॉन्जी टिश्यू का मतलब कि जब इसके अंदर हवा जाती है तो ये फैल जाता है, और जैसे ही हवा निकलती है तो ये वापस सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, उसी के कारण हमारे लगातार रेस्पिरेशन आता जाता रहता है। ठीक है। अच्छा, इसमें लंग्स की यदि हम वैसे स्ट्रक्चर देखें तो ये रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है।
ठीक है ना, ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा मोटा। अच्छा, सबसे नीचे की जो सरफेस होगी वो बेस कहलाएगी और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, अपेक्स कहलाएगा। अभी हम इसकी फ़ोटो देखेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर ये दिखा दूंगा। और जो बेस होता है इसका वो किसके ऊपर रेस्ट करता है, डायाफ्राम के ऊपर, है ना। डायाफ्राम क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है, ठीक है ना। इस प्रकार का डोम शेप्ड होगा तो उसके ऊपर रेस्ट करेगा लंग, ठीक है ना, और उसी के ऊपर रेस्ट करता हुआ ही वो लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है जैसे ही हम सांस लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बीच वाली जगह है वहाँ से इसमें सारी चीज़ों की एंट्री और एग्जिट होता है। क्या क्या एंट्री और एग्जिट होता है, एक तो ब्रोंकस अंदर जाती हैं, एक ब्लड वेसल्स अंदर जाती हैं और नर्व्स जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी लंग्स के अंदर मीडियल साइड से प्रवेश करती हैं जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये लंग है, ये राइट लंग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका बेस है और ऊपर वाला अपेक्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर अगर हम अंदर देखें तो ये पूरा ब्रोंकियल ट्री इसके अंदर होगा, बना हुआ होगा। बाहर से देखें तो इसमें राइट साइड वाले में तीन वो ये लोब होंगी और लेफ्ट साइड वाले में 2 ही लोब होंगी, ठीक है। और बीच की साइड में इसमें यहाँ स्पेस होगा जिसमें से ये ब्रोंकस अंदर जाएगा, ब्लड वेसल्स अंदर जाएंगी और क्या अंदर जाएगा, नर्व वगैरह, है ना, ये अंदर यहाँ से जाती है। अच्छा, अब आगे देखिए कि ये काम कैसे होता है, कि कैसे हमारा गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है और कैसे आती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हवा है वो अंदर चली जाती है और कहाँ जाती है लास्ट में, इसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। और एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में आती है और हवा में जो ऑक्सीजन थी वो निकल के ब्लड में चली जाती है। तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गैस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंग्स के बारे में हमने जान लिया था कि 3 लोब इधर हैं राइट साइड में, 2 लोब लेफ्ट साइड में, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर आती है प्लूरा, ठीक है ना। इसके बारे में भी कई बार अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्लूरा या व्हाट इज प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये 2 शब्द इसमें यूज होते हैं। तो प्लूरा या प्लूरल कैविटी एक प्रकार का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कवर करती है लंग्स को, ठीक है। और वो डबल लेयर्ड, ठीक है ना, 2 लेयर की मेम्ब्रेन लगी हुई हैं। जैसे मान लो ये अपनी ड्रेस है, एक मैंने ये जैकेट पहन रखी है तो एक लेयर ये हो गई और इसके नीचे शर्ट है तो दूसरा जो लेयर है वो हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे 2 लेयर हमारे लंग्स के चारों तरफ होती है, ये वाली और ये वाली। और इस दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी, ओके। सो जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उस पूरे को हम बोलेंगे प्लूरा, दैट इज कवरिंग ऑफ द लंग एंड दैट कवरिंग इज ऑफ डबल लेयर। और दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर क्या होगा, प्लूरल कैविटी में क्या होगा, प्लूरल फ्लूइड, ओके। ताकि जब लंग्स फैलेंगे और सिकुड़ेंगे तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा और कंटिन्यू ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जॉइंट के बीच में फ्लूइड होता है तो वो कंटिन्यू मूव करता रहता है, तो ऐसे ही फ्लूइड हमारा इस प्लूरल कैविटी में भी होगा जिससे लंग फैले और सिकुड़ आराम से सके, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैविटी है, इन लंग्स के चारों तरफ देखें तो यहाँ पर फ्लूइड भरा होगा और 2 लेयर हैं। ऊपर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पैराइटल प्लूरा, और नीचे वाली जो लंग टिश्यू की तरफ होगी उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है। तो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, प्लूरल कैविटी, और उसके अंदर होगा प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। इस प्रकार की संरचना हमारी प्लूरा की होगी, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है, वही कि लंग्स को फैलने और सिकुड़ने के में हेल्प करना और उसमें कोई भी घर्षण या फ्रिक्शन ना होने दे, ठीक है ना। ओके,
अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये तो हो गई हमारी एनाटॉमी, लंग्स कैसे होते हैं और उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है और पूरा रास्ता कैसे होता है। अब आता है कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, हम सांस कैसे लेते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम समझेंगे कि द टर्म रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट। तो रेस्पिरेशन का एक ब्रॉड मीनिंग क्या हो गया कि जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है वो हमारी सेल्स तक पहुँचे और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एनवायरनमेंट में चला जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, नंबर 1 ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, सांस का लेना और छोड़ना, और दूसरा गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आना और ये ऑक्सीजन वापस आना। इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि सबसे पहला प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग के लिए कौन हेल्प करता है, लंग्स, ठीक है ना। एल्वेलाई का उसमें कोई वैसे बड़ा रोल नहीं है, लंग्स और जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स हैं उनके बीच में एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स, उनका काम होता है, प्लस डायाफ्राम का काम होता है, ठीक है ना। तो डायाफ्राम, लंग्स और इंटरकोस्टल मसल ये मिलकर हमारे ब्रीदिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। कि जब ये जो मसल्स हैं ये खींचेंगी तो चेस्ट कैविटी हमारी फैलेगी और लंग्स भी फैलेंगे, और डायाफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स भी थोड़ा फैलेगा, साइडों में भी फैलेगा और नीचे भी फैलेगा। तो इसके फैलने से होगा क्या, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो जो बाहर हवा है वो नाक के रास्ते अंदर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अंदर चली गई, फिर जब ये मसल्स रिलैक्स होंगी तब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लंग है वो इलास्टिक है, वो वापस सिकुड़ जाएगा, और जब वापस सिकुड़ेगा तो अंदर जो हवा है उसको बाहर फेंक देगा। इस प्रकार का जो हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, इसको ब्रीदिंग कहेंगे, है ना। टोटल प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहेंगे, बट उसमें पहला जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग है, जिसमें सांस हवा को अंदर लेना बाहर निकालना। अब दूसरा पार्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस 2 लेवल पे होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्वेलाई में आती है और एल्वेलाई से कार्बन ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट गैस एक्सचेंज, ठीक है। और दूसरा गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, वो होता है टिश्यू के लेवल पर, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए 2 होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स में होगा और इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगा, अंदर बॉडी में टिश्यू के लेवल पे होगा। चलिए इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। ब्रीदिंग को आप जान लीजिए कि ब्रीदिंग में 3 फेज होती हैं, इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सपिरेशन और बीच में पॉज आता है, थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं, फिर दोबारा इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज। इस प्रकार रेस्पिरेशन का साइकिल चलता है, ठीक है। अच्छा, किस स्पीड से चलता है आपको पता होगा, रेस्पिरेट रेट हमारी नॉर्मल कितनी होती है, 15 से 20, लगभग इस रेट से हमारा रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहेगा नॉर्मली। कोई बीमारी है तो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन का मैंने आपको बताया था कि इंस्पिरेशन की प्रोसेस एक्टिव होती है, किससे होती हैं, मसल्स से, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये काम करते हैं, तब लंग्स फैलते हैं और हवा अंदर जाती है, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। और जो एक्सपिरेशन है वो अपने आप होता है, कैसे कि जैसे ही मसल्स रिलैक्स होंगी, लंग्स वापस अपने आप सिकुड़ेंगे और हवा को बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो ये होगा एक्सपिरेशन, और बाद में कुछ सेकंड के लिए, कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड के लिए पॉज आता है, रुकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। ऑक्सीजन लेने का सिस्टम ये होता है कि ये ब्लड के कारण होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम ज़्यादा होता है। हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ब्लड में कम होती है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप ज़्यादा लेवल से कम लेवल की ओर चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है और हवा में कम है, तो ब्लड से निकल के हवा में चली जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक होता है केमिकल सिस्टम, उसके द्वारा ये एक्सचेंज होता है। बाकी गैसेस की ज़रूरत होती नहीं है तो वो एक्सचेंज होती नहीं है, ठीक है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही होती है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंट होता है एनवायरनमेंट में और ब्लड के, ठीक है ना, इसलिए ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अच्छा, यहाँ तक का हमें अच्छी तरह स्टडी करना है तो एग्जाम में ये दो ही चीज़ें आती हैं, या तो एनाटॉमी और या फिजियोलॉजी। आगे कुछ लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी दी हुई है, इसको वैसे लिखना नहीं है, जो मैं आपको भेजूंगा उसमें तो पूरा ही होगा, बट लिखना आपको यहीं तक है। ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार वीडियो देख लेना, सुन लेना, बस आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं। वॉल्यूम और कैपेसिटी हायर लेवल पे काम आती हैं, जब डॉक्टर्स चेक करते हैं, जब वो स्टडी करते हैं, जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट करवाते हैं ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें ये चेक करते हैं कि कितना वॉल्यूम क्लाइंट ले रहा है। तो नॉर्मल अलग अलग इन वॉल्यूम्स के नाम होते हैं, जैसे सबसे पहले है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है कि इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग देर आर अबाउट 15 कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट। एक मिनट में लगभग 15 साइकिल होते हैं। द लंग एंड द एयर पैसेज नेवर एम्प्टी। जब भी हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो पूरी तरह हवा बाहर नहीं निकल जाती, कुछ हवा अंदर रह जाती है। कहाँ पर? एल्वियोलाई में भी रहती है, और जो बीच का रास्ता है ब्रोंकियल ट्री वगैरह, उसमें भी कुछ हवा रहती है जिसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो वो कितनी हवा रहती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, और ये लगभग 150 ml होता है। तो इतना तो मतलब हमेशा वहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि जो हम दिस इज द अमाउंट एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल, कि जब भी हम सांस अंदर लेते हैं नॉर्मली और बाहर निकालते हैं तो कितनी हवा अंदर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और ये नॉर्मली होता है लगभग 500 ml एट रेस्ट, मतलब जो आराम से हम बैठे होते हैं। बट ये इंक्रीज हो जाता है जब हम दौड़ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तब ये बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ये टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml होता है। इसके अलावा एक वॉल्यूम होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये क्या होगा कि जब नॉर्मल हमने एक बार सांस ले लिया, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल इंस्पिरेशन। कि जैसे हमने सांस लिया और अंदर रोक लिया, अब हम और कितना अंदर ले सकते हैं, 500 ml लेने के बाद और कितना अंदर ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हमने सांस लिया, फिर कहे और ले, वो तो हम जोर से फुलाएंगे, छाती को फुलाते हैं ना, तो वो जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो रिजर्व है, हम और इंस्पिरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होगा कि दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल रेस्पिरेशन। कि नॉर्मल सांस एक बार हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद और निकालने की कोशिश करें तो कितना निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ओके, अच्छा, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में ये चीज़ें वैसे नहीं आती है, बट जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तब डॉक्टर्स जब जांच करते हैं तब ये लिखते हैं वर्ड्स, तो हमें ऐसे अनजान नहीं बनना कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम इनको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल मैक्सिमम कितनी हवा हम अंदर ले सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो इसमें 500 ml तो वो है टाइडल वाली, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम बाद में ले जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, ये तो सबका डिफर होगा ना सर? हाँ, सबका डिफर होता है। जो एथलीट्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज जो करते हैं, जिम जाते हैं, उनका ज़्यादा होगा, नॉर्मल व्यक्ति का थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एयर पैसेज एंड एल्वियोलाई एट द एंड ऑफ क्वाइट एक्सपीरेशन। द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ऑल्सो प्रिवेंट्स कोलेप्स ऑफ द एल्वियोलाई। नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद जो हवा अंदर रह जाती है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, जो हमेशा उसके अंदर रहेगी। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड बट द वॉल्यूम एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। मतलब एक बार आपने सांस निकाल दिया, उसके बाद और जोर लगा के थोड़ा सा और हवा निकाली, उसके बाद जो अंदर बचेगा वो क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम होगा।
तो इसका मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि और हवा हमने बाहर निकाल दी, बट कुछ तो रहेगी। अब जो रहेगी वो होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, अब एक आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी मूव्ड इन एंड आउट, ठीक है। पूरा जोर लगा के अंदर लेना और फिर जोर लगा के बाहर निकालना, इसमें जितनी हवा निकलेगी या जाएगी उसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? सबको मिला के कि अंदर जितना मैक्सिमम ले सकते हैं, फिर जो बीच के रास्ते में जो बची हुई है और पूरा निकालने के बाद भी जो अंदर बची हुई है, उस सारे की जो कैपेसिटी होगी उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी या TLC, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ नॉर्मली 6 लीटर, ठीक है ना। 6 लीटर हवा हम मैक्सिमम अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होगा कि जो हवा एल्वियोलाई के अंदर जा सकती है और बाहर निकल सकती है 1 मिनट में, उसको हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं, है ना। तो इसको नॉर्मली हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर वो काफ़ी डीप काम है ना। तो ये हो गई हमारी लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्राफ दिया हुआ है कि ये नॉर्मल सांस ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम टाइडल वॉल्यूम कह दिया, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम है जो अंदर जा सकती है बाहर आ सकती है, ये क्या है? ये हमारी हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है ना, TLC, ठीक है। तो ये सारे, और ये जोर लगा के मैक्सिमम इंस्पिरेशन हो गया, ये मैक्सिमम एक्सपीरेशन हो गया। तो ये सारा ग्राफ किस प्रकार बनता है वो ये पिक्चर दी हुई, ठीक है ना। इसको भी अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ना तो ये पिक्चर आती है कोई एग्ज़ाम में, बट जब हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देते हैं उसमें कई बार ये पिक्चर दे के पूछ लेते हैं कि ये जो ग्राफ बना है इसका मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर ये कभी ग्राफ दिख गया तो आप लोग ऐसे तो नहीं कहोगे कभी देखा नहीं, पहचान सकते हैं ये ग्राफ किसका है? ये लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, ECG भी एक प्रकार का इसी प्रकार की एक्टिविटी है, पर वो एक्टिविटी शो करता है हार्ट की, ये एक्टिविटी है लंग्स की, है ना। हाँ, इसमें भी ऐसे चलता है, हार्ट वाले में जो लंग्स की जो अपने हार्ट की मसल्स जो कैसे काम कर रही हैं वो ड्रॉ होता है, ठीक है ना। वो भी हम स्टडी करेंगे आगे जब लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हार्ट के